चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास मजेदार तरीका से। 7 फरवरी का प्रथम क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि बच्चे के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम जो है वह कैसा होना चाहिए? सरल से जटिल। आसान आसान प्रश्न है, एकदम पकड़ना है। आप ही लोग बताइए सबसे ज्यादा, क्योंकि अब टाइम अब नहीं है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल अवस्था ना। आरंभिक के जगह पर कहीं कहीं लिखता है प्रारंभिक बाल अवस्था, तो बात वही है। और इसका एज कहीं कहीं देता है एग्जाम में, मैं सब बताते चलूंगा आज। 3 से 6 वर्ष ये संवेदनशील अवस्था होता है। क्यों होता है? इस समय में जब भी कुछ बोलिएगा, गाली दीजिएगा, वो बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको संवेदनशील काल कहा गया। और कहेगा इसमें एक और किशोर अवस्था है। इस पर प्रश्न बनता कैसे है कि कौन सा अवस्था जो है प्रौढ़ावस्था का सहायक है, माने सहायता कौन करता है गार्जियन का? तो किशोर। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाते हैं? तो समाज में सीखते हैं, समाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है? देखिए आ गया, टैग वर्ड बताए थे ना हम आपको। वस्तु अस्थायित्व की बात करें 0 से लेकर के 2 वर्ष संवेदी चालक अवस्था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए पियाजे का। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव और मानती है क्योंकि रोशनी देती है और अपनी सोच में क्या दर्शा रही है, जिसको सजीव मानता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, कोई भी निर्जीव प्राणी को सजीव मानना है कोई, उसको हम कहेंगे जीववाद। तो आपका उत्तर जाएगा जीववाद। और जीववाद बताए पियाजे का कौन सा लेवल में जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष से प्रश्न पूछेगा। इतना आपका 1-2 प्रश्न के साथ में बहुत सारा ऑप्शन बताया जाएगा। चलिए, कौन सी संकल्पना लेई वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? एस्कीमा तो वही पियाजे साहब का, यही नहीं है। बाकी आप समीपस्थ टैग वर्ड मैंने बताया था, पार, अंतःक्रिया, ये सब क्या है पियाजे का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है? वाइगोस्की की बात बोला है ना, तो भाई पार, संकेत, इशारा, ये टैग वर्ड जो है ये वाइगोस्की साहब का, सबको पता। ठीक है, आप लोग अगला प्रश्न पढ़ाइए। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम अवस्था की विशेषता बता दीजिए। हो 3 अवस्था बताए थे। हाँ, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, है ना, ये दिए हुए है कोलबर्ग का, बहुत शॉर्ट। हाँ, 4 से 10 1 नंबर, हाँ 10 से 13 2 नंबर, हाँ 13 से 16 3 नंबर। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्ष में बताए क्या होता है? बच्चे में निश्चित पाठ्यक्रम या गया काम से निश्चित पाठ्यक्रम, है ना। बच्चे के उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ये आपका उत्तर होगा। जो क्षमता को पालेगा वो प्रगतिशील कक्षा होगा। अप्रगतिशील कक्षा होगा वहां गतिविधि होगा, जहाँ गतिविधि होगा वहां पे भाई कोई भी चीज अच्छे से करेगा। ठीक है, देखिए आज का जो क्लास है करना कैसे, लास्ट है, रोज तो ही होता है, लेकिन करना है कि भाई 4 ऑप्शन में पकड़ना है हम लोगों को। केवल पकड़ने का बस तरीका पकड़ लेना है कि कैसे पकड़ा जाए प्रश्नों को। चलिए, निम्नलिखित में किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है? ठीक है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत में बहुत सारा 8 प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें भाषायिक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि था, सामान्य बुद्धि नहीं था, और विशिष्ट बुद्धि भी नहीं था। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का इसमें कौन है? तो भाषायिक बुद्धि जो है वह हार्वर्ड गार्डनर का है। 8 बुद्धि दिया था, अस्थायी बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि ना, भाषायिक बुद्धि। अब आइए अगला प्रश्न, इसमें कैसे बनेगा सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, 2 चीज समझिएगा ध्यान से। हाँ, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर 2 है,
इसको कहते हैं एस फैक्टर, इसको कहते हैं जी कारक। एस कारक और जी कारक, समान को क्या कहते हैं? एस समान को जो कहते हैं जर्नल, ठीक है, समान को कहते हैं जर्नल, तो इसको कहेंगे जी कारक। समझिएगा थोड़ा सा प्रश्न कैसे घुमाएगा वहां। विशेष को कहते हैं स्पेशल। जी कारक और एस कारक बोले तो समान बुद्धि और विशेष बुद्धि कौन दिया? स्किनर ने। कौन दिया? स्किनर दिया। ये बात प्रश्न आपका पूछ सकता है कि समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया? एस कारक जी कारक कौन दिया? स्किनर, उसी का अंग्रेजी नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य खुद से बातचीत जो हमारे सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है, बताए। प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग पकड़ते चलिए। बात देखिए इसमें बी क्यों नहीं हो रहा है, हतोत्साहित। सी में नकारना और दंडित करना, बहुत अच्छा आप लोग बस पकड़ लिए हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में वहां आने वाला है सीडीपी, बहुत आसान पूछेगा। बाकी उसमें से एक सेशन हार्ड रहेगा। सीटेट में याद रखिएगा प्रत्येक सेशन हार्ड नहीं पूछता है, एगो कोई चीज हार्ड, उसमें कुछ भी हार्ड हो सकता है, समझे। या तो ईवीएस हार्ड रहे, नहीं तो सीडीपी ही हार्ड कर दे, ठीक है। तो कुछ भी एक चीज हार्ड रहता है तभी वो सेशन बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा सेशन। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाइए। मोहन ने घर और समाज में लड़कों की भूमिकाओं को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कर निभाने से इनकार कर दिया। वह लड़का है इसलिए वह एक लड़की के ड्रेस नहीं पहनेगा। बाबा क्या बात है। तो भाई जैसे ही जेंडर इस आता है तो क्या मानेंगे? जेंडर रूढ़िवादिता है, नहीं है। जेंडर बाईपास खोज के सर इंग्लिश में मार देना होगा, जे दिया हो, नहीं तो ऐसे गलत हो ही जाएगा। जेंडर प्रारूप कहते हैं उसको, जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जेंडर बाईपास। चलिए याद रखिएगा अंग्रेजी खोज के मार दीजिए। चलिए बाईपास हो जाता है ना। बाईपास याद रखिएगा। एक ही कक्ष में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ उसी को कहते हैं। देखिए इसमें क्या चीजें हम पकड़ते कैसे हैं और आप लोग कैसे पकड़ते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा अलग अलग क्षमता, अलग अलग को कहते हैं विभेद। विभेद ना, अलग अलग माने विभेद हो गया ना, तो उसी से बना विभेदित निर्देश। समझ में आ गया ना। चलिए ऐसे ही पकड़ा जाएगा क्वेश्चन को। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग माने विभेद हो गया ना, अलग अलग विभिन्नता है सब में, तो उसको विभेद बन गया उससे। एक सामाजिक कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या है? तो मूल्यांकन का प्रमुख तरीका है सहयोगात्मक परियोजनाएं, ठीक है। क्योंकि समाज में अब देखिए मेरा ट्रिक कैसे लड़ता है और आप लोग कैसे लगाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है सामाजिक, तो समाज में लोग सहयोग करेगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं तो सहयोग करने का काम करेगा। इस प्रकार से पकड़ना है। एक कीवर्ड क्वेश्चन में पकड़ना है, एक कीवर्ड आपको ऑप्शन में हो जाएगा आपका। और भी तो कीवर्ड से नेगेटिव कीवर्ड डाल। प्रश्न कहता है विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा जा रहा है ना। तो भाई अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए संशोधित करना, ये बहुत अच्छा चीज है। प्रभावशाली विचार करना ये अच्छा चीज है, वो भी क्या अध्यापक की बात है। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों को एक कार्य को पूरा करना नहीं, यहाँ पे एक लगा कर यहाँ रजिस्टर को पूरा करना, ये लिखने वाली बात है। रिकॉर्ड योग्यताओं वाले समूह ने, तो सबसे मजेदार आपका प्रभावशीलता वाला आपका सही जाएगा। विद्यार्थियों को उसकी अभिरुचि और जरूरतों और परिवेशों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? चलिए समावेशन लिखा हुआ है क्या, एक कीवर्ड है आपको क्वेश्चन में कि विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों को विकल्प देना। तो विविध माने क्या, तो जब विविध प्रकार होगा तो सबको क्या करेगा, शामिल करना ना। उत्तर आपका ए। बाकी आपका नेगेटिव पॉजिटिव से भी आप लोग पकड़ लिए होइएगा। इसका भी सर हिंदी दिया है ना। हाँ। समावेशन से जल्दी नहीं समझ पाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार। बस आप लोग का उत्तर सही जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से पकड़ लिए। पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में
उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं क्या चीज से, पठन वैकल्य से। जब पढ़ने में लंबा चीज को नहीं पढ़ पा रहा है, समझिए पठन वैकल्य, नहीं लिख पा रहा है तो लेखन वैकल्य। ठीक है, चलिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? उत्तर होगा श्रव्य किताबें। तो श्रवण बाधित माने जो सुन नहीं पाएगा उसको श्रवण किताब देंगे तो भाई तो और गलती करेगा ना। चलिए उत्तर, हाँ वीडियो देख के कुछ समझेगा भी। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए, बताएं। खुले जवाब वाले प्रश्न मजेदार होता है क्योंकि इसका उत्तर बहुत सारा होता है, इसमें बच्चा अधिक सोचता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में आता है, और जानते हैं बच्चा अपना अनुभव लेकर के आता है, ये बात किसने कहा अगर पूछ दे तो गेट्स ने कहा था। किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। तो आपका उत्तर इसमें कहा जाएगा उन्हें आगे बढ़ाया जाए। जब अपना अनुभव लेकर के आया उस अनुभव को थोड़ा आप आगे बढ़ाइए। अब देखिए यहाँ एक चीज लिखा हो कि बच्चा स्कूल में आता है अनुभव लेकर के आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, दरवाजा खोलेगा, उसको क्या कहते हैं गेट खोलना। तो गेट से आंसर याद रखिएगा, इससे ट्रिक लग जाता है। सीधी सी बात है, लिखा हुआ है कि गेट्स में पूछा है, बहुत बार पूछा है। अगला प्रश्न, बच्चे कैसे सीखते हैं? यूपी टेट नहीं मारे मतलब, यूपी टेट मारेंगे तो उसमें गेट्स के बारे में पूछा। बच्चे कैसे सीखते हैं? हाँ चलिए सब चीज होगा इसमें ना, बहुत बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग करिए, आप ही लोग का आप समय है। हाँ किस कक्षा कक्ष में बेहतर सीखेगा बताए? सी होगा ना, शिक्षकों को उनके गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। अब भाई फर्स्ट क्यों नहीं हुआ ये बताए? बी क्यों नहीं हुआ? केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले। और डी क्यों नहीं हुआ? मानिक। चलिए बहुत बेटर, आगे बढ़िए। जब शिक्षक या बच्चों के अनुभव और कक्षा में शामिल करते हुए उन्हें सामाजिक संस्कृति संदर्भ में उदाहरण देता है तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? देखिए बहुत अच्छी बात है, जब समाज का उदाहरण दे रहे हैं तो अपनापन होगा, और इसमें नेगेटिव तीनों भरा हुआ, अलगाव, क्रोध, हीनता। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? हाँ जब समस्या समाधान तब होगा जब बच्चा तर्क करेगा ना, तो तर्किक सोच आपका उत्तर। बाकी में आपका निष्क्रिय नेगेटिव होता है, प्रतिक्रिया ठीक ही है लेकिन सेट ये आपका गलत होता है। स्थिरता आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, याद रखेगा ना, ये रखना है ना। अगला प्रश्न, अब बच्चों की भ्रांति और त्रुटियां बताएं। हाँ जब त्रुटियां होगा तो एक मौका मिला कि चलो ये अब की बार हम उसको सुधार करके आगे बढ़ेंगे। एक और चीज हम बताएं, जो लोग यूट्यूब देखते हैं, आप लोग देखे होइएगा, दो चार दिन मेरा क्लास बंद था, तो इस यूट्यूब के समय में जब आप लोगों से कोई प्रश्न लाइव क्लास में गलती हो जाता है तो फिर दोबारा आएगा तो वो गलती नहीं करेगा, होता है ना। तो वही बात बोला कि गलतियां या त्रुटियां क्या दर्शाता है? सोचने का एक मौका दे रहा है, आपको एक मौका मिल गया कि अगला बार आएगा तो उसका चीरफाड़ कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षणिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई है और उनकी रुचि नहीं है, होता है उब होगा। चलिए बहुत बेटर, क्योंकि उब जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं ना, उसको रुचि नहीं लेगा ना। बस दिमाग लगाना है, ज्यादा मतलब पढ़ना नहीं है, लेकिन 120 करना समझिए कि फाइनल चल रहा राउंड, कल का कोई पता नहीं, लेकिन फाइनल राउंड समझना है। रोज क्लास चलेगा 12 से लेकर 5 तक, जब तक एग्जाम ना हो। अब कथन कारण देखिए, बच्चे में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध किया जाना चाहिए। ये तो भाई सजा से आप नहीं कर सकते, किसी को सुधार नहीं सकते। इनाम सजा अर्थपूर्ण बेहतर प्रभाव, इनाम सजा कभी भी गलत होता है ना, तो ये भी गलत, दोनों गलत हुआ था। इसको दोनों जिस ऑप्शन में मिल जाए, डी, ऐसा नहीं है कि डी ही में हो, लेकिन ऊपर नीचे भी देता है, तो आप लोग देख करके ही करिएगा कि गलतियां ना हो जाए वहां। 6 to 8 में अधिकांश इधर उधर करता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने को प्रभावशाली करता है, प्रभावित करता है? रुचि लेगा तो सीखेगा अच्छे से। संकल्पना कथित प्रासंगिकता होनी चाहिए,
ना, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, ये स्तर लग रहा है कि गलत सलत, सीखने पद्धतियाँ तो सीखने सिखाने की पद्धतियाँ कितना है, तीनों है का, चारों है, तो चारों ऑप्शन में है तो आप कर सकते हैं एक साथ। अगर इसमें अगर 3 ऑप्शन में रहता तो हम स्थिरता वाला एक को हटा सकते थे। और CDP अंतिम है, उसके बाद 120 करना है टोटल एक साथ। बताया अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति और वातावरण और व्यवहार के बीच में संबंध सही दर्शाते हैं, बताए कौन सा सही होगा। तीनों तरह व्यक्ति, वातावरण और दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए, एक तो कौन कौन, एक आपका एक जो बच्चा है वो, दूसरा कि बच्चा किस वातावरण में है, और वह एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये बात सही है कि जिस वातावरण में एक दूसरे से क्या सीख रहा है ये प्रभावित करता है। ये बहुत अच्छा है, आपका उत्तर बी पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मैथ पेडागोजी को बना देंगे, पहले इसको कर लिया जाए। पेडागोजी 120 होगा, उसके बाद में पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, फर्स्ट प्रश्न 46, उसके पहले एक चीज मैं बताऊंगा जो कहीं आपके एग्जाम में टकरा जाए। टकराने की बात है कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम में पूछता है कि क्या चीज़ की पढ़ाई नहीं होती है, तो एक होता है कि अनुपात का पढ़ाई नहीं होता है 1 to 5 में, दूसरा आपका कोण का पढ़ाई नहीं होता है, तीसरा आपका भिन्न का नहीं होता है पढ़ाई। लेकिन कैसा भिन्न जानते हैं, ऐसा भिन्न 1/2 1/3 को इस प्रकार से दिया रहेगा, वो पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन कहेगा कि भिन्न को कटआउट से पढ़ाना, कागज काट के पढ़ाना, रोटी को टुकड़े में बांट के पढ़ाना, तो इस प्रकार का प्रश्न देगा तो सही होगा भिन्न, और नहीं तो अगर बटा में दे दिया तो भिन्न आपका गलत होगा। ठीक है, चलिए। और आप लोग चादर लेकर के आइए ताकि बार बार मैंने आग तापने का एक बहाना ना हो, अपना चादर होके बैठे। और चलिए अगला, फौज क्या लिखा हुआ भाई, फैजा सॉरी, फैजा कहती है कि 1/8 और 1/12 से बड़ा भिन्न है। तो फैजा द्वारा की गई त्रुटियां के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, यह एक डैश है। ये इतना से इतना बड़ी है, मैंने 8, देखिए उसको समझ में नहीं आया है कि 1/8 कह रहा है बड़ा है और 1/2 क्या है, छोटा। 2 है इसलिए छोटा समझ लिया वो, लेकिन इसके अवधारणा और जान जाती तो क्या गलती करती, नहीं कर पाती, क्योंकि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है भिन्न में, बटा में ना। तो अवधारणात्मक त्रुटियां हैं। 7 फरवरी का सेट है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए, बताए। सुसंगत, लेकिन उसके साथ में एक चीज लिखा है स्थैतिक, क्या ये सही है? स्थैतिक गलत होता है, याद रखिएगा। हाँ, तो महत्वाकांक्षी और सुसंगत ये करेंगे। अब कहिएगा कि स्थैतिक, यहाँ सी में भी स्थैतिक है, तो स्थैतिक वर्ड एक नया मिला हम लोगों को, मिला ना भाई, तो गलत ऐसे करेंगे। कितना भी कुछ कर लीजिए, सीटेट के एग्जाम में ठंडा काम नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम तो देना ही था, हैबिट बना के रखिए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है। बीजीय चिंतन में किसको आधार के रूप में? आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमान को आरंभ करना और फिर उसे जटिल प्रतिमान की ओर बढ़ने और संख्याओं में, बहुत बेटर चीज है। पहले भाई सरल से चला है, क्या डे भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पहले समझिए कि करे सरल प्रतिमान से आरंभ करना, माने साधारण से, और धीरे धीरे का की ओर बढ़ना, जटिलता की ओर, तो ये बेटर है। दैनिक जीवन में बीजगणित का उपयोग पर बल देना भाई, ये जरूरी नहीं है कि केवल बीज गणित ही दैनिक जीवन के लिए आता है, रेखा गणित भी आपका दैनिक जीवन से संबंधित है, तो एक स्पेशल किसी एक पर नहीं जाएंगे। देखिए कितने लोग इस प्रश्न को गलती करके आएंगे दैनिक जीवन की वजह से, लेकिन समझना है कि इसमें केवल लिखा हुआ है बीज गणित, अब बाकी बीज गणित बोल दिए तो रैखिक गणित ना, रेखा गणित वो कहाँ गया, ज्यामिति कहाँ गया। सुनिए मेरी बात, केवल बीज गणित दैनिक जीवन से आता है, ये नंबर होगा, ये होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका उत्तर जो है वह ए होगा। चलिए, प्रश्न है
कहता है कि जब 25 को 7 से गुना करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी ने 7 बार 25 को जोड़ दिया। भाई बचवा जान रहा था कि जोड़ देने पर भी हो जाता है ना। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है, ये बताएं। विद्यार्थियों ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन में विस्तृत किया है। योग के समझ को गुणन में विस्तृत किया, मैंने वो जाना है कि योग से भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के गणितीय तर्क क्षमता सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। किससे आप अनुमान लगा सकते हैं, ये बताएं। ग्रीक आज के लिए दिएगा चरण दर चरण पूरा करना नहीं, बहुविकल्प नियमित परीक्षा, ये आपका गलत है। हाँ, उनके त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे ना। कंठस्थ परीक्षा भी है, बहुत अच्छा। चरण दर चरण पूरा कर रहे हैं। ना ये चरण दर चरण ठीक था, लेकिन गृह कार्य गलत होता है, होमवर्क गलत होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाइएगा। और ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है, बताएं। क्यों आदमी असफल और क्यों आदमी को डर लगता है एग्जाम के लिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। एक तो हो गया प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, माने ऐसा माने चीज दे दिया जो प्रतीक में हो, संकेत में हो। असफलता का कारण ये भी हो गया। दूसरी बात कि गणित की संचयी प्रकृति, ए और बी। जेंडर विशेषता योग्यता, जेंडर विशेषता से नहीं होता है कि भाई लड़की है तो फेल करेगी, लड़का तो पास। रचनात्मक आकलन के तरीके तकनीकी, इससे तो भाई असफल नहीं हुआ, जब तरीका अच्छा होगा। नेगेटिव चुनना था, ठीक है। तो उत्तर आपका ए और बी, बहुत अच्छा। आप अगले प्रश्न पर आते हैं। आइएगा, प्रश्न है कि एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे समान और एक समांतर को एक रूपांतर जो शिक्षक इन दो आकृतियों के क्षेत्रफल में सूत्रों से संबंधित करने के लिए कहता है। मतलब कि सीधी सी बात, इसको घुमाना फिरा करके नहीं बोल करके ऐसे बोलता कि एक आयत को समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है उसे मिला करके बनाने के लिए कह रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बताइए। 52 का बताया उत्तर। तो 52 का उत्तर जाएगा पलटना, ठीक है। एक आयत को कह रहा है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सामान्य रूप से रूपांतरण माने बदल करके, अब बदलना ही क्या कहलाता है, पलटना कहलाता है। आप लोग टोटल ऑप्शन देखिए, घूर्णन क्या, ये पृथ्वी का घूर्णन हुआ ना, रूपांतरण संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है भाई, सूत्र को इधर उधर करके बनता है कि नहीं सूत्र। स्थानांतरण बोलते हैं एक जगह से दूसरे जगह लगाना है ना, तो डायरेक्ट लगाना, वही चीज बदलना पलटना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ए नंबर, पलटना। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रतिबंध के शिक्षण के संबंध में सही है। और फर्स्ट बात बोला कि परिचय नहीं देना चाहिए, गलत हो गया, सी नंबर ना। दैनिक जीवन की बात करें, अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को अपना दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ सकते हैं। बहुत मजेदार आप लोग ऑप्शन चुने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है 54 का। तो बोला कि ये जटिल, ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो जटिल अवधारणा को समझने में मदद करेगा कैसे, हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग के बारे में सही नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हस्त कौशल जटिल के लिए ही प्रयोग होता है। डी, और भी देख लीजिए, बी कि डी, बी होगा। इसका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप एक टीचर है और बच्चा को बिजी रखना चाह रहे हैं, तो आप सोच, नेगेटिव ना खोजना है,
प्रश्न को देखे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव सबसे पहला, ना तो ये गलती सबसे होगा वहां पे। पहले तो देख लीजिए, पहले देख लीजिए कि नेगेटिव पूछा पॉजिटिव, मार देना होगा। चिन्ह मार लीजिएगा, नहीं तो गोल घेर लीजिएगा नेगेटिव, तो चलो भाई नेगेटिव खोजेंगे ना। कितने लोग भाई अधिकांश माइंड में बना रहता है पॉजिटिव खोजना है ना, पहले से जान जाता है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव खोज लेते हैं। गया एक प्रश्न। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर लंबे फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है ना, लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया है तो हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को समक्ष में उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। इबारती माने बोलते हैं शाब्दिक प्रश्न, ठीक है। तो मूल अवधारणा किस ओर संकेत कर रही है, ये बताएं। हाँ, क्योंकि ये चीज जो दिया है कि 5 सेंटीमीटर था, सॉरी 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर लंबा, उसको खींच दिया गया, मैंने जोड़ देंगे उसको, बढ़ गया, तो योग का प्रयोग पढ़ा रही हो। चलिए आगे बढ़िए आप लोग, बहुत अच्छा। अगला बताते चलिएगा ऐसे ही। नीचे दिए गए विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है और ये बताना है संवाद कैसा है। तो मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। संवाद वाला अच्छा बताना है ना। गणित में प्रश्न पूछने में डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वे गलत बेवकूफ न कहला जाऊं, है ऐसा नहीं है भाई, कूट है। अच्छा, ये सब प्रश्न को देख करके कूट को सही करना था। एक तो हो गया अध्यापक केंद्रित भी है ना, होगा सर, होगा, ये होगा सर, होगा। होगा अध्यापक केंद्रित। और गणित के कक्षा में भयभीत माहौल की कमी, और भयभीत माहौल की कमी है, हाँ सही बात है। गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने, ये गलत हो गया। अध्यापक का अवधारणा के प्रति समझ में कमी, देखिएगा प्रश्न को ये देख करके करना था। एक सेकंड थोड़ा सा ये बी नहीं होगा, भयभीत माहौल की कमी रहता तो सब पूछ ही सकता था बच्चा से। रुकिएगा, बी नहीं होगा। दो गो प्रश्न है। सबसे पहली बात फर्स्ट है कि मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर पूछ नहीं पा रहे सर आपसे, मुझे पूछने में डर लग रहा था। कमी है, सॉरी सर, कमी रहता तो सर हम पूछ ही लेते। ये होगा, ऐसा डर रहा है, माहौल है, बाप रे, ये सी हो सकता है। मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वे गलत हुए तो कहीं मुझे बेवकूफ न कहला जाऊं। देखिए बेवकूफ न कहला जाए तो शिक्षक आ गया, शिक्षक से कहलाएगा। और दूसरा हो गया डर लग रहा है, तो भयभीत माहौल की कमी नहीं होगा भाई, यहाँ कमी नहीं होगा। गणित में कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाना भी नहीं होगा। अध्यापक के अवधारणाओं में समझ में कमी भी नहीं होगा। ये यहाँ पे कमी नहीं लिखना चाहिए, इसको आपका उत्तर ए और बी पर ही जाएगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन इस लायक है नहीं। बी में कमी नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना टाइपिंग में मिस्टेक हो या सीटेट वाले से मिस्टेक हुआ हो, समझे, ये हम कर रहे हैं बात। बी नहीं होगा, ये कमी हटाइए आप यहाँ से तो बेटर होगा आपका उत्तर ए और बी। समझ में आया ना। हाँ देखिए बहुत सारे जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, हमारी बात सुन लीजिए पहले, उस टाइम में जो भी आंसर बनाया गया ये पहले का आंसर की है। बाद में जब सुधार हुआ तो सीटेट ने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक बढ़ाया था, याद है, याद है ना, 3 नंबर तक भी बढ़ा है लोगों का। 103 नंबर था मेरे यहाँ एक स्टूडेंट का, उसका 3 नंबर बढ़ गया तो 106 नंबर हो गया था उसका। तो भाई जो बढ़ा हुआ है इसी में का ना होगा, तो इस सब सुधार करना है। अगला प्रश्न, ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को स्वतः अधिगमकर्ता बनने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? या सीखना की कैसे सीखना। हाँ देखिए, और एक ट्रिक है, कभी भी इस्तेमाल करिएगा कैसे वाला, बहुत बेटर होता है सीटेट के लिए, ठीक है, कैसे वाला बहुत बेटर होता है। अब रहेगा ना माइंड पर याद, जो बोल रहे हैं ना ये सब माइंड पर रखिएगा। अगला, एक शिक्षक के लिए अनुमान शिक्षण के समय निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है? अनुमान वाला करना है काम। प्रश्न को पढ़े, लिखा है अनुमान के बारे में, कौन सा बेटर होगा जिसमें बच्चा अनुमान लगा लेगा भाई? यह समझाना कि अनुमान लगाने का एक से श्रेष्ठ मार्ग है, एक ही गलत। बी में उपेक्षा,
डी है, शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के पास रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उसके बाद चर्चा करना। हाँ, कहना चाहिए कि आप तुम लोग अनुमान लगाओ, पास में लगभग आंसर बताओ, ठीक है, आप उसको अवसर दीजिएगा तब ना करेगा। उत्तर डी। अच्छा, गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाँ, नैदानिक का गणित में बच्चे सीखने में रह गई कमियों को समझना। नैदानिक बोले तो निदान करना। निदान किसका किया जाता है? कमियों का, कमजोरियों का। प्रश्न में रहता है कमी या कमजोरी, ठीक है। उत्तर आपका सी पड़ गया। कि आप लोग 150 प्रश्न जो 20 अगस्त का ऑफलाइन बताए थे, किए थे आपने टोटल? अच्छा लगा ना? का कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ होगा उसमें, हम बताए होंगे कहाँ मिस्टेक लोग किया था। गलती किए सर। हाँ? 20 अगस्त वाला नहीं आया, उनकी 12 नंबर आ गया 132 नंबर आ गया। 132 एग्जाम दे करके आके तो अब नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बेटर तरीका क्या है? आप लोगों ने गलती क्या किया? पढ़ने का तरीका जो है, हम जब पढ़ देते हैं तो आप लोग सही उत्तर बताते हैं, और आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग सही नहीं बताते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो आप लोग पकड़ते हैं कि भाई ये कहाँ चीज पर ठहराव है, क्या चीज कहा, तो आप लोग सब सही सही बताते हैं। हमसे फास्ट आंसर आप लोग बताते हैं, हम पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है? ऐसे नहीं, हाँ, आंसर नहीं पता नहीं चलता है। आगे आइए, इसीलिए 132 नंबर आया। अगला प्रश्न, गणित के कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है, देखिए क्या कहता है कि एक वर्ग, एक आयत, समांतर चतुर्भुज, आयत दोनों है। हमारी बात सुनिए, एक वर्ग कह रहा है क्या? समांतर चतुर्भुज भी है और आयत भी है। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि दूगो विश्लेषण कैसे हो जाएगा? दूगो ज्यामिति का नाम दे दे या दो से अधिक ज्यामिति का नाम दे दे तो संबंध बना रहा है। उत्तर जाएगा संबंध स्तर, संबंधता पर। आइए प्रश्न नंबर पर्यावरण पर आइए, जो आप लोगों का सबसे फेवरेट है और अब की बार धुआंधार पूछने वाला है। पता नहीं कहां से डालेगा ईवीएस। हाँ, चलिए आगे आइए। पहले आप लोग हताश नहीं हुए। देखिए, एक चीज, थोड़ा सा सीटेट एग्जाम है तो बीच बीच में हम बोलते चलेंगे। करना है कि 30 प्रश्न बनाना है मात्र। ये माइंड में नहीं बनाइएगा कि हमको 150 बनाना है। कितना बनाना है? 30 बनाना है। सीडीपी भाई खत्म, हटाओ 30 को भाई, गोली मारो। फिर 30 बनाना है, फिर 30 बनाना है। मतलब हमको मेन, आप लोग को मेन टारगेट, हमको नहीं, आप लोग को मेन टारगेट करना है 30 बनाना है। 30 मिनट नहीं जाने देना है, 30 मिनट टपने नहीं देना है, बस यही टारगेट रखना है। 15 से 20 मिनट बस करना है। मात्र 30 को करिएगा ना, आपको आसान हो जाएगा। एकदम 30 को हो गया, चलो भाई देखा हो गया। फिर जब भीड़े रुके नहीं, थोड़ा सा एकदम रिलैक्स हो गया, अब फिर 30 को भी एकदम बनाए, अब फिर 30 पर बनाए, एकदम ऐसे 30 करिएगा। 5 मिनट बचाए पहले में, फिर दूसरा में 5 मिनट बचाए, लास्ट में जो सेकेंड भाषा संस्कृत होगा वही जो 5-5 मिनट जो बचाए हुए हैं वो उसका यूज वहां करिएगा। और जो ऐसा करेगा उसका रिजल्ट आएगा। और जो एग्जाम दे के निकला बोला कि टाइम ना मिला है, फेल, सबसे पहले फेल हो जाता है। हाँ, ठीक है। आज जो कहा कि भाई हमारे पास 5 मिनट पहले ही बना के बैठ गए, लिख लीजिए, गारंटी देते हैं पास है। आप मान लीजिए बहुत लोग तो 1-1 घंटा बना के बैठ जाता है, इसका क्या मतलब? 1 घंटा में कौन बनाता है? बना लेगा। हाँ, हाँ, जो बना करके 1 घंटा में बैठ जाता है, समझिए वो लाइन से रंगले है। सर बहुत आदमी को भी देखे बना के आराम से बैठा रहता है, बड़ा जल्दी बना लिया। चलिए, अच्छा आता है। चलिए अगला प्रश्न है, छोड़िए। टेपियोका, टेपियोका का दूसरा नाम है कासवा, एक और नाम है कप्पा। क्या नाम है उसका? हम बता दिए आपको, याद रखिए, कप्पा नाम है उसका, ठीक है। टेपियोका, कासवा या कप्पा एक ही चीज है। खाने योग्य भाग बताना है। अब बी में बताना है कि प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो खाने वाला भाग टेपियोका का जड़ होता है और ये केरल में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला
फिर ए में भरना है। अब ए बी सी डी देख करके वहां घबराना नहीं, भरना है यहाँ पे ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या ना, यही भरने के लिए पूछ रहा है। कह रहा है कि डैश की कमी से एनीमिया, तो लोहा मारेंगे। और सी में उत्तम स्रोत है लोहा का, पालक है, ठीक है। एक और क्या होगा, खजूर होगा कि खजूर होगा। तो इसमें आंसर क्या हुआ, लोहा, पालक और खजूर। बहुत बेटर। तो खजूर में भी आयरन की मात्रा अधिक होती है। बहुत बेटर, आपका उत्तर सी पर चला गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन यात्रा कर रही है। देखिए जितना भी प्रश्न है नई दिल्ली से शुरू होता है। तो भारत के नक्शा में अभी आज ही बताएंगे, आज ही क्लास में सबसे पहले नई दिल्ली जानिए कि कहाँ है। तो मेरा दिमाग लगाइए कि नई दिल्ली बीच में है, कोई भी पेज के बीच में मान लीजिए नई दिल्ली मान लीजिए, बीच में से मध्य प्रदेश है। लेकिन सुनिए हमारी बात ध्यान से, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाना। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है, साउथ में, दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम, केरला साइड में। तो नई दिल्ली से जब नीचे की ओर जाएंगे तो कौन कौन से नदियों से गुजरेगी ये पूछा जा रहा था। दक्षिण भारत की नदियां आपको पता होना चाहिए, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ये जो नदियां हैं दक्षिण भारत की नदियां हैं। और ये नदियां जो है नर्मदा और ताप्ती, इसमें से जो नर्मदा जो नदियां है वह अरब सागर में गिरती है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं से आ सकता है। नर्मदा, ताप्ती दो नदियां अरब सागर में गिरता है। और ये डेल्टा नहीं बनाता है, क्या बनाता है, एस्चुअरी बनाता है। क्या, एस्चुअरी बनाता है। और जितनी नदियां हैं नर्मदा ताप्ती को छोड़ करके वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वह डेल्टा बनाता है। डेल्टा बोलते हैं कि जैसे कि नदियों के द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है वो डेल्टा, मतलब जो बजर हो जा, पठार टाइप के जो बन जाता है जिस पर आदमी रह सकता है, वो डेल्टा ही हो जाता है। ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां है अरब सागर में गिरती है। ठीक बोला जाए। देखिए अरब सागर से एक प्रश्न बनेगा, दक्षिण भारत का एक प्रश्न होता है। चीज आप बता दीजिएगा सर इसमें, बोला जाए, रात भी जाएगा सर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, उसको कर लिया जाएगा। प्रश्न कहता है कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं। एक अपना घोंसला नहीं बनाती है तो कोयल नहीं बनाती है ना। एक्स के जगह पर वाई के जगह पर रखा गया है क्योंकि काफी लोग इसमें भटक जाए एक्स वाई क्या चीज है। तो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, एक्स के स्थान पर भरना था तो हम लोग भर दिए क्या। अब आज ये 65 कहता है कि डैश के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और 65 देखिए कनौज जो है याद रखिएगा वह खुशबुओं की नगरी कहलाता है। इत्र लिखा हुआ है ना, खुशबुओं की नगरी है। और एक कनौज यूपी में है और कनौज यूपी में। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा बी पर। अगला है, बता दीजिएगा कथन कारण है कि उबला हुआ अंडा पानी में भरे मग में डाल दिया जाए तो डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाल देंगे तो तैरता है। इसका वजह हम बता देते हैं क्यों तैरता है, कहीं वजह पूछे तो घनत्व बढ़ जाने के कारण। ठीक है। दूसरी बात तर्क बोला कि अंडे को उबाल जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, ये भी बात सही है। अभी अभी मैंने बोला कि दो चीज हो गया, एक नमक डाले तो घनत्व वो भी बढ़ गया, अंडा का भी घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। इस प्रकार से उत्तर आपका दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है। अगला, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं और इस स्थिति में मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात हो गई है जो भी समरसेबुल बना हुआ है, नल जल योजना, वह बहुत गहराई तक है ना। तो लोगों द्वारा कुएं के समीप बोरिंग पंप लगा दिया जिसके कारण कुआं का पानी सूख के नीचे चला गया। ठीक है, एक नंबर तो ये हुआ। आगे बताए बी, कुओं के पास में आसपास कुछ मिट्टी या कंक्रीट से ढक दिया गया तो ये हो गया। दूषित पानी होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये गलत है। आपका उत्तर ए और बी पर ही गया। अगला प्रश्न है कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। देखिए
इससे ऑक्सीजन भाग जाता है ना, वो इसलिए वो डूब के मर जाता है। पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है। सुन लीजिए क्या क्या हुआ। अगर कोई पानी में मच्छर का लार्वा तैर रहा है तो उसमें मिट्टी तेल डाल देने से क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक ऑप्शन अगर ये दे दे तो ये होगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो डूब के मर जाएगा अंदर, पृष्ठ तनाव के कारण डूब जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी का तट रेखा पर है? 69 का उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हम आपको दोनों चीज बता देते हैं। देखिए भारत का नक्शा है, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तीनों जो है वह बंगाल की खाड़ी पर है। तो अरब सागर वाला कौन कौन है? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केकेएम, ठीक है, ये अरब सागर में है। केकेएम अरब सागर और ओटीए, ओटीए याद रखिएगा, वो बंगाल की खाड़ी। बोले तो उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओटीए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के एक गांव में घरों और दीवारों आमतौर पर मोटी होती है, मिट्टी से पुताई कहाँ? यहाँ देख कर बताना है। राजस्थान तो है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आगे बढ़िए। कड़ा शकरकंद एक जड़ है, क्या सही बोला? सही है, शकरकंद जड़ होता है। आलू तना होता है, ठीक है। भोजन संग्रहित करती है, ये तो गलत हो गया। ये दोनों सही है लेकिन तर्क दोनों का व्याख्या नहीं कर रहा है, बस समझे, ये कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। आप कहिए सर व्याख्या नहीं करने वाला कैसे? क्योंकि दोनों सही बात बोला लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं है आपस में, दोनों रिलेटेड नहीं है। अगर ऊपर शकरकंद के बारे में बोला तो नीचे भी शकरकंद के बारे में बोलना चाहिए। देखिए ऊपर, समझिए मेरी बात ध्यान से, शकरकंद क्या है? जड़ को घेरिए अपने मन में। जड़, जड़ के बारे में बोला जा रहा है कि जड़ यह भोजन को संग्रहित करता है। क्या जड़ भोजन को संग्रहित करता है? नहीं करता है। यह भोजन संग्रहित करती है। ये जड़ जो है ना, भोजन संग्रहित नहीं करती है, यह भोजन उपलब्ध कराती है, जमा नहीं करती। ये बात कहा जा रहा है। आर गलत जा रहा है, लेकिन इस हिसाब से, साइंस के हिसाब से आर सही में गलत है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सही इसलिए मान रहा होगा ना कि वो पूछ रहा है शकरकंद, इस शकरकंद का ना है। शकरकंद, हाँ, जड़ के बारे में नहीं बोला, शकरकंद के बारे में बोल रहे हैं ना। यह भोजन संग्रहित करती है, बात सही है। भोजन संग्रहित, फंसा रहा है इसको, ठीक है। रियल रूप से जड़ जो है भोजन संग्रहित नहीं करता। चलिए आपका उत्तर बी पर कोई व्याख्या नहीं किया। कुछ ना कुछ मिस्टेक या तो किताब वाले से हुआ है, किताब वाले से ही होता है। अगला प्रश्न, झूम की खेती में खरपतवार को उखाड़ने के स्थान पर काट कर जला दिया जाता है। काट के नहीं जला जाता है, उखाड़ के जलाया जाता है। नहीं सर, कहीं काट के भी सर कहा है, उखाड़ करके नहीं, गिरा के जला देते हैं। तर्क कहता है कि राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे मिट्टी उर्वरता बन जाती है। क्या यह सही है? तो उत्तर आपका चला जाएगा ए सही। नहीं 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 नहीं, नहीं। दोनों सही व्याख्या कर। देखिए कहीं कहीं बात सही है, कहीं कहीं गिरा के जलाता है, कहीं कहीं काट के जलाता है ना। तो दोनों सही मान के चलिएगा आप लोग, घबराइएगा नहीं। कूट में हो तो, कूट में हो तो उसको गलत मानिएगा आप लोग। दोनों तरीका बताते हैं। कथन कारण में कुछ मिला जुला के सही करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर गिरा के तब कीजिएगा उस जगह पर, आप काट के जाइए, काट के ही ना जलाइएगा। लेकिन कूट में कभी भी काट के जलाने वाली बात कर दिया तो गलत होगा। कथन कारण में अगर काट के बारे में बोल दिया, काट एवं दग्ध खेती कहते हैं उसको, तो सही जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला फिर से बोला कि केचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, और केचुआ खरपतवार को नष्ट करता है। ए नंबर सही, 8 नंबर गलत है ना। आगे बढ़िए। राजीव अपने घर में कंपोस्ट बनाना चाहता है, निम्नलिखित में कौन सा अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट पीट में डालने चाहिए, बताएं।
देखिए कंपोस्ट बनाना है ना, वनस्पति का था, वनस्पति के छिलका, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखिए एल्युमिनियम पत्ती नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, पॉलीथीन जो है गलता नहीं है, तो जो गले उसी को रखना है, वही कंपोस्ट तैयार होता है। अब बीज के बारे में बताने हैं आप लोग, क्या है बीज 75 का? सजीव है, जब तक रखिएगा बीज वो सजीव होता है। क्यों? हाँ सजीव है, क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है, माने बीज कभी भी पौधे में बढ़ सकता है, वृद्धि हो जाएगी उसके अंदर। उत्तर आपका सी पड़ गया। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों को आकलन में निम्नलिखित में क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये बोला कि बच्चे के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, ठीक है। बी बोला कि बच्चे के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर, ये यहाँ सिर्फ कुछ ही गलत गया। बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, ये मजेदार है। बच्चे के पूर्व ज्ञान की तुलना करना, ये भी ठीक ठाक है। शिक्षक है तो आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से सामने में तुलना नहीं करना है, बच्चों के सामने में नहीं। बच्चों के सामने में कर दीजिए तो उसका बुद्धि घट जाएगी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षक में विद्यालयी शिक्षण क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? बात सही है। देखिए, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लाने में, सीखने में रुचि जगाना। अगर आप बच्चा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रहे हैं तो उसका रुचि जगेगा, नया जगह के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा। उत्तर आपका ए पर चला गया। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है? 78 का फर्स्ट बोला एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, ये गलत हो गया। सुनिएगा, संसाधन को बचाना, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? बच्चों को अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। परिचर्या विषय आधारित उपागम का पालन करना चाहिए ताकि वो अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन कर सके, ये मजेदार है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। क्या हो जाएगा? डी, तकनीकी शब्दावली को जानना। ये तकनीकी वर्ड आपका नेगेटिव, आप लोगों ने काफी अच्छा पकड़ा इसको। अगला भी आप ही लोगों को पकड़ना है, अब आप लोगों का समय बचा है और अधिक से अधिक हमारे साथ बोलना है सभी को। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविता कहानी का महत्वपूर्ण स्थान बताइए, क्यों है ऐसा? देखिए, उत्तर आपका होगा जिज्ञासा विकसित होती है, बी बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, और सी बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। ये ठीक है। अमूर्त वातावरण व्याख्या, ये गलत है, व्याख्या बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है। सी बहुत बेटर। आगे बढ़े, उत्तर आप लोग सबसे पहले, हमसे पहले, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़े उसके बाद ही। प्राथमिक विद्यालयों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि क्या? बताए सब कोई ज्यादा जिज्ञासु हो। ये मजेदार है। एक चीज देखिएगा, जिज्ञासु वर्ड बहुत मजेदार होता है, ठीक है। और दूसरा वर्ड एक और है रुचि, तो जो रुचि लेगा वही जिज्ञासु ना। अगला, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्नलिखित में से सभी चालन का समर्थन करता है सिवाय लग गया माने नेगेटिव प्रश्न, बजाय लग जाए नेगेटिव प्रश्न, के बिना लग जाए नेगेटिव प्रश्न, ठीक है ना। तो बताए सिवाय किसको छोड़ करके सभी चालन का समर्थन करता है? पाठ्य पुस्तक नेगेटिव बोला है ना, तो नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, ये पाठ्य पुस्तक बेहतर होता ही नहीं है, तो गलत हो गया। हम लोग को गलत खोजना ही था। अगला है कि एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थियों को एक सत्र के कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुत बेटर, पोर्टफोलियो होगा बच्चा का, अगर प्रत्येक चीज का रिकॉर्ड रहे उसमें तो। अगला प्रश्न, आप सभी कोई पास करिएगा, मेरे यहाँ जो जुड़े हुए हैं।
बस टाइम और अपना माइंड पूरा, ऐसे भी मौसम कूल है तो आपका माइंड कूल ही चलेगा, तो एकदम अच्छा से निकलेगा। आपका एग्जाम अब की बार होने वाला है। और 57,000 की जो वैकेंसियां हैं बीपीएससी का, उसके लिए क्लास शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग पास करके तो आइए, हमेशा साथ बना रहेगा जब तक आप लोग जॉब नहीं ले, है ना। जॉब लगा के छोड़ेंगे कहीं जाइएगा तो भाई हाँ नाम तो रहेगा ना। 9 आदमी मेरे यहाँ से निकला है, कम से कम लोग नाम लेता है कि हाँ उनके द्वारा हम निकले हैं। बहुत लोगों ने, हम आपको बताएं बीच में। आते हैं प्रश्न नंबर 84 पर। 84 नंबर प्रश्न क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? समुदाय इसलिए जरूरी है, समुदाय में, समाज में लोग रहते हैं, है ना। समुदाय में एक लोग रहते हैं, लोग क्या है तो वास्तविक परिवेश में ना मौका एक बहुत अच्छा सीखने का। अगला प्रश्न पर आ जाइए, आप ही लोग करिएगा कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? कौन सी विशेषता? फर्स्ट बोला कि विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान रखती है, ये तो ठीक है। बी बोला कि इसमें वास्तविक कहानी और घटनाएं हैं, ये भी मजेदार है। एकीकृत भी मजेदार है सर, है ना। लेकिन अमूर्त चीज गलत है, नेगेटिव चीज है। ए बी सी या डी कहाँ चलो। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रकार के आओ करके सीखे, एक है ना करके सीखे, ईवीएस का थीम है। तो भाई इसका उद्देश्य क्या है करके सीखने का? इसका आंसर नहीं बदलेगा कभी भी। विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, बहुत मजेदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य फिर से बताइए आप लोग। मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, क्या इसीलिए आप पढ़ा रहे हैं? विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित, मजेदार होता है प्रश्न पूछना। कुट है तो भाई 2 बी सही गया। विद्यार्थियों के एक दूसरे के लिए अस्वीकार करने के लिए, अस्वीकार नेगेटिव है, जिम्मेदारी एक नागरिक बने, बहुत मजेदार आपका बी और डी उत्तर आंसर नंबर बी। चलो भाई अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में खाली स्थान दिया गया है। वो भाई खाली स्थान दिया गया है तो बताए खाली स्थान के बारे में क्या सही है? विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। देखिए जब खाली स्थान इसमें भरा किया जाए तो उसमें चिंतन न करिएगा कि क्या भरा जाए ना। तो खाली स्थान में तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न में याद रखिएगा मनन चिंतन किया जाता है, बच्चा लोग करता है ना। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी 2005 ने पाठ्यपुस्तकों पर निर्धारित नहीं की है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण बताना है। बताए आप लोग। विद्यार्थी संबंधित परिवेश से सीखते हैं, ठीक है, बोलिएगा आप लोग। विद्यार्थी 1 और 2 विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए बहुत छोटे हैं क्या? ये गलत हो गया, बहुत छोटे नहीं है, ऐसा नहीं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। क्यों भाई? ये भी गलत है। गलत बोला। अच्छा एक बात बताइए, बुक की बात करेगा, सुन लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कहीं पूछ दे तो टंगा नहीं जाइएगा आप लोग। बुक की बात करेगा कि पहला दूसरा में ईवीएस का बुक है? नहीं है। तो बताइए ईवीएस की पढ़ाई होती है? तो बताइए होती है। याद रखिए इस बात को, बताना चाह रहे हैं। जब बुक नहीं है, पूछेगा बुक नहीं है क्या पढ़ाई होती है, तब बोलेगा होती है। अब भाई बुक नहीं है पढ़ाई होती है, तो कैसे होती है? तो 2 चीज से, भाषा और एक गणित के माध्यम से। क्या पढ़ाई होती है? ईवीएस पढ़ाई होती है। कौन से क्लास में? पहला और दूसरा में। आज के बाद रहेगा ना, पहला दूसरा में ईवीएस का बुक है, पढ़ाई होती है। कैसे? हो गया ना क्लियर? चलिए, और लास्ट कहता है क्या कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे पाठ्यक्रम के भार को कम करना, ये सही है, ठीक है। पाठ्यक्रम के भार को कम करना ये मजेदार चीज है। तो आपका उत्तर जाएगा ए और डी पर। ए नंबर सही और डी नंबर सही। पाठ्यक्रम बोले तो आपका बुक का भार कम कर दे, बस्ता का भार कम कर दे, अच्छा चीज है ना। लेकिन प्राइवेट में जाइए इतना इतना बुक, बचवा से भारी का बुक रहता है। अगला प्रश्न, उसका मास्टर ढो के ले आता है, सबका ढोता है। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है जो वास्तविक तौर पर बच्चे के जीवन से। बहुत मजेदार, आप लोग ऑप्शन चुने। अगला
डी हम किए हैं। फर्स्ट में देखिए अब गलत क्यों हुआ, शब्द वास्तविक है, बच्चे के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बच्चे के वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय के वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चे के जीवन के, ये बच्चे वाला ना बाल केंद्रित मानेंगे ना। देखिए थोड़ा सा जो अच्छा लगे उसको करिएगा, इसमें तो सब ठीक था। अब देखिए, हाँ बोला जाए, आइए प्रश्न को करिए। यहाँ आजकल बड़े बड़े कारखानों उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती है। मजा आएगा। देखिए हिंदी पढ़ने का तरीका है कि ऐसे पढ़िए कि किसी को समझाना हो या किसी को सुनाना हो, हम मजा से पढ़ेंगे। आजकल बड़े बड़े कल कारखानाएं उद्योगशालाएं आसानी से अपनी धुआं उगलती है, चिमनियों में वायुमंडल में प्राणघात जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही है और इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाली पानी की अनेक प्रकार के जहरीले रसायन से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक उलेर दिए जा रहे हैं। माने जो धुआं निकला वो वायु में फैल गया और जो कचरा निकला हो नदियों में ना। सुनिए ध्यान दीजिए, अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है, जो नदियों में प्रकृति जल को अपेय बना रहा है। और इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन और उसका धुआं जहरीले गैस भी इस प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही है और इस चौतरफा आक्रमण में मानव के सभ्यता का बचा पाना कठिन कार्य लग रहा है। माने ये जो प्रदूषण है उसी में बोला जा रहा है, क्योंकि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव होने की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। बात सही है ना, वायु ही दूषित हो जाए तो क्या करिएगा। अब आप लोग आइए, जवाब इतना स्पीड में देना है, पहले हम पढ़ ले। तो वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रही है भाई? कल कारखाना की चिमनियां। गधांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है कौन? कारखानों से निकलने वाली रसायन युक्त पानी। ठीक है, कैसा पानी? रसायन युक्त पानी। जो भी पानी निकलता है, जैसे कोयला जलाएंगे, कोयला एक रासायनिक चीज है ना, वो जलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक पानी ना निकलेगा। थोड़ा दिमाग लगाना है साइंस वाला। इनमें कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? वायु, प्राणवायु के अभाव में जीवन का संभव होने की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। वाक्य में रेखांकित, रेखांकित पद समझते हैं, जिसके नीचे हम अंडरलाइन किया उसके बारे में बताना है। अभाव के नीचे किया, अभाव के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? अभाव के जगह पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? अनुपस्थित। माने अभाव माने क्या? नहीं है। अनुपस्थित माने नहीं है। देखिए रेखांकित वाली बात करें, किसी भी क्वेश्चन के नीचे जो अंडरलाइन किया रहता है उसके बदले में क्या होगा? सेम चीज, अनुपस्थित। गधांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण के मानव सभ्यता बचना असंभव है क्योंकि इससे तत्पर है। बताएं, जल्दी जल्दी करिए। वायुमंडल के प्रदूषण से मानव अस्तित्व संकट में है, यही ना होगा? चलिए, बड़े बड़े शब्द युग्म हैं। पुनरुक्त मैंने बोला, बड़ा बड़ा, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या होता है? पुनरुक्त होता है। चौतरफा में किस प्रकार का समास? चौतरफा में संख्या बता रहा है 4 का, जिसमें संख्या का बोध हो, वह द्विगु समास। ट्रिक समझे ना, जिसमें संख्या आ जाए वह द्विगु, जिसमें उल्टा शब्द आ जाए विपरीतार्थक, माता पिता, राजा रानी, द्वंद्व होता है। और सर बहुब्रीहि का? बहुब्रीहि का जिसका अलग अर्थ निकले उसको बहुब्रीहि कहते हैं। नीलकंठ शंकर जी को, लंबोदर गणेश भगवान को है। तत्पुरुष के बारे में बता देते हैं। तोड़ने के बाद में का की है ना के लिए मे पे पर लगा रहे, मैंने कारक चिन्ह लगा हो। जैसे विद्यालय तो विद्या का आलय, तो का लग गया तो तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला बेहिचक शब्द है, कैसा? तत्सम तद्भव बताना है इसमें। देखिए बेहिचक, बे लगा हुआ है तो ये आगत शब्द है। क्या है? आगत है। बे क्या होता है? कोई चीज नहीं ना होता है, तो आगत हो गया ये। आगत तत्सम शब्द हम देखिए सब बता देते हैं। तत्सम शब्द बोलते हैं जो संस्कृत का शब्द आएगा तो तत्सम मारिएगा। अग्नि, अग्न,
अग्नि हो, आग आग रहेगा तो तद्भव, सुनिएगा ध्यान से, अभी अभी समझ में आ जाएगा। तत्सम रहेगा तो अग्नि, आग कह दिया तो तद्भव, मैंने संस्कृत का बिगड़ा रूप तद्भव, संस्कृत रूप तत्सम। देशज जो देश में बोली जाती है, डनेरी, डिबिया मैंने देहात में जो बोली जाती है। अब विदेशज जो अंग्रेजी वर्ड हो, फारसी हो, उर्दू हो, आगत हो गया। यहाँ पे बेहिचक आगत है। प्रसारित शब्द में प्रत्यय क्या है? उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। इत, इत प्रत्यय कहाँ है? सी वाला। चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आपका देखिए पदांश का ट्रिक हम आपको क्या बताते हैं कि पदांश को पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा पकड़ लेना है कि किस बारे में कहा गया, उसके बाद अपने दिमाग से मारना है। देखिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझने समझे, हाय देखता वह सपना है, तुझको सारे जीवन एक ही से प्यारे प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र या न्यारे न्यारे हैं, ये मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। मतलब कि जो लोग भेदभाव करता है वह व्यक्ति आंख से, लोचन मन होता आंख से, आज भी अंधा है जो भेदभाव करता है। चलिए कविता से संबंधित किया गया है, बताइए कविता में क्या है, किससे संबंधित है? न्यारो होगा, क्या लिखा हुआ है? मातृभूमि तेरा, तो मातृभूमि वाला करेंगे। ये कविता किससे संबंधित था? मातृभूमि से संबंधित था, क्योंकि यहाँ पे लिखे कोई विशेष तेरा अपना नहीं, जिसका अपना नहीं वो मातृभूमि होगा ना। लग रहा है कि देशभक्त के बारे में बोला जा रहा है ना, सॉरी मातृभूमि होगा उत्तर। कविता ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है? मातृभूमि लोगों के भेद कम करने को मानना। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि, देखिए थोड़ा सा देखिए प्रश्नों में कि क्या क्या चीज के बारे में ज्यादा पूछा, उसी के बारे में है। मातृभूमि के बारे में ज्यादा पूछा, समझिए कि पूरा कविता मातृभूमि पर है। मातृभूमि की विशेषता किस ओर संकेत किया गया है? सभी को समान उपकार देना, मतलब कि समान उपकार देना, मातृभूमि संकेत कर रहा है सबको समान पुरस्कार उपकार है ना देना है, मातृभूमि का यही ना है। ये थोड़े कि उनका खेत उपजाऊ है हमारा नहीं उपजाऊ है, सबके लिए समान है ना। सभी प्राणी को उनके कार्य के अनुसार, हाँ जैसा काम करिए उनका अलग परिणाम मिलता है। अगला है लोचन युक्त से क्या तात्पर्य है? जो देख सकते हैं उसको कहते हैं लोचन युक्त, माने जिसके युक्त माने है, लोचन माने आंख, माने जिसके पास आंख है। विशेषण शब्द नहीं है, संबंध जो है वह विशेषण नहीं होता है। प्यारे न्यारे सम, विशेषण सब समझ रहे हैं ना, हाँ संबंध विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आइए, पेडागोजी है। भारत में विद्यालय, एक सेकेंड, भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? बताए 106 का। बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषय के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। बहुत बेटर, आप ही लोग करिए तो मजा आ रहा है आज। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्यक्रम पाठ सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, बजाय एक शब्द के अर्थ पर? नेगेटिव बोल दिया फिर से, ना 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 ये गलत, ठीक है। विभिन्न दर्शन ग्राही उपागम, ठीक है। संरचनात्मक, समग्र भाषा उपागम, पाठचर्या में भाषा उपागम। अगला, वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो क्या करता हो? भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग कर रहा है। वाक समुदाय समझिए, माने किसी खास समुदाय में बोली जाने वाली भाषा। तो लिखा भाषा प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग, माने कोई समुदाय में जाइएगा तो एक के जैसा भाषा बोलेगा।
तो समान मानक का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, वाक्य समुदाय। और इसका एक ट्रिक क्या है, कहीं भी वाक्य समुदाय आएगा तो एक समान मानक आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोला कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है, उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। 109 का सी, कहानी को कंठस्थ करके वर्णन करना है। वर्णन भी नेगेटिव और कंठस्थ भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो तब बनता है जब आपको कहा जाए कि आप बुरा नहीं है, तब इस तरह से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप में विस्तार का उदाहरण है। 110 का, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़िया को गौरैया कहते हैं। ओहो, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहा कि भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि, और जो बच्चा से जो पहले का जो गलती होता है, ये होता है कि सबको एक ही चीज समझता है। अगर जो उड़ रहा है उसको गौरैया कहेगा, जो दौड़ रहा है उसको घोड़ा ही समझेगा, कुत्ता ही समझेगा ना। तो ये आरंभिक त्रुटियां हैं। भाषा शिक्षण किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों को प्रतिरूप को याद करने पर बल देता है, कौन? अरे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अरे क्वेश्चन देखिए क्या कहा, याद करने पर बल देता है। हाँ तो क्वेश्चन व्याकरण अनुवाद विधि है, आंसर में दिया हुआ संरचनात्मक, एक गलत वर्ड है, एक गलत आंसर दिया है। हम जो बता रहे हो सही है, ये होगा। गहन पठन का क्या है, सरसरी गहन नहीं होता है, याद रखिएगा। गंभीर से पढ़ता है तब गहन, ऊपरे आप पढ़ना उस होगा सरसरी, ऊपरे झापड़ कहते हैं हम लोग ना। निम्नलिखित में कौन सा डिस्थीरिया का लक्षण है? डिस्थीरिया बोलते हैं जिसमें ध्वनि निकालने में जीभ, देखिए डिस्थीरिया का हम एक ट्रिक निकाल देते हैं, उसमें जीभ और होठ आएगा। ठीक है, अब इससे बेटर ट्रिक नहीं ना मिलेगा। डिस्थीरिया की बात करेगा, जीभ आएगा, होठ आएगा, दोनों को समन्वय करने में उसको कठिनाई हो जाता है ना। नून को कहेगा नून, ऐसे ऊन को कहेगा ऊन, कहने तो कहेगा नून, 10 बार बोलेगा तो नूने कहेगा ऊन को, तो उसको माने सहारने में उसको दिक्कत हो जाता है। मन भाई जीभ और होठ उससे मैंने संभाल नहीं पा, तो उसको होगा डिस्थीरिया। हाँ लंबर कहता है, नंबर को कहेगा लंबर दे दे। लंबर। हाँ, अगला प्रश्न, एक आदमी बात कर रहा था, हॉस्पिटल में हम थे ना, बात कर रहा था, हेलो कस कस के, हम आराम से बोली, आवाज आ रहा है ना, उनका सुनाई नहीं दे रहा। सबसे पहली बात तो बहिर तो ही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? पठन का उपकौशल इसमें देखिए, अंतः क्रिया करना जो है पढ़ने का उपकौशल नहीं है। संबंध स्थापित करना है, अनुमान लगाना है, विश्लेषण करना है। तो आप लोग क्या सीखे क्या? सुनिए, पठन का उपकौशल में कौन कौन आया? अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, संबंध स्थापित करना, 3 चीज आया उपकौशल में। एक पूछ दे कहीं कूट में, अंतः क्रिया नहीं होता, ये तो भाषा के लिए होता है, बातचीत के लिए। पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। बताए हो, एक पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ ग्रहण किया जाता है। अजिया जा करके लाइट जला के घूम के आई। डिकोडिंग लिखते शब्द सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूने और ज्ञान के साथ में ध्वनि संबंध इस्तेमाल करने की क्षमता। डिकोडिंग लिखने में भाई उच्चारण कहाँ से आएगा? तो उत्तर आपका जाएगा 15 का बी पर, ए सही और बी गलत। लिखने में उच्चारण कहाँ से आएगा? अगला कि कक्षा 2 के अध्यापिका अपनी कक्षा में
मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है तो वह निम्नलिखित में कौन सा कार्यवाह करती है? मुद्रित वाला छपा हुआ। हाँ, तो कभी भी प्रिंट समृद्ध बोले या मुद्रित बोले, समझिए जो स्कूल में जो छपा रहता है दीवारवा पर, उसी को कहते हैं। कहानी या पोस्टर लगाना, ठीक है। उत्तर आपका ये पर गोविंद। औरो है का नीचे नहीं है? अरे तू उतर के ले आइए और ले आइए, तब तक क्लास खत्म। अगला है कि निचले भाषा कौशल के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई है, निम्नलिखित में कौन सा श्रवण कौशल को विकास के लिए उपयुक्त किया जा सकता है? अध्यापक कहानी में आए पात्रों को भौतिक और आकृतियों का वर्णन करने और उसको चित्र बनाने के लिए करना। ये मजेदार चीज आ गया। वर्णन करवा रहा है, चित्र बनवा रहा है ना, आकृतियों का। इसमें क्या होगा? श्रवण कौशल के विकास। आगे कहानी का माध्यम से सुनिए, कहानी का रहा है वहां। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है कहानी। कहानी लिखा है। निचले कौशल के विकास में कुछ गतिविधि दी गई है, निम्नलिखित में श्रवण कौशल के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। अध्यापक की कहानी, हाँ कहानी हो गया। कहानी कहा तो अध्यापक यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में है कहानी, नहीं जल लाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे के कौशल और क्षमताएं अर्जन का विचार किससे संबंधित है? क्या बोला? मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों में अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे के कौशल क्षमता भाषा अर्जन के विचार से संबंधित है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये, याद रखिए। बच्चा जब मैंने कह रहा है, क्वेश्चन कहेगा कि जिस तरह से आप सुनिए, जिस तरह से सुनिए, जिस तरह से वयस्क सीख रहे हैं उसी तरह से आप भी सीख रहे हैं। व्यवहारवादी, ये मनोवैज्ञानिक है जो व्यवहार को सबसे अधिक मतलब कि माना है। हाँ, तो अर्जन करना दूसरे को व्यवहार को देख करके ही ना होता है। नॉम चॉम्स्की के बारे में बोलिए, वो क्या बोला इन्होंने? इसका टैग वर्ड क्या है? अर्जन है। इनका टैग वर्ड ये स्पेशल बना है, अर्जन। अर्जन कहीं आएगा, सार्वभौमिक आएगा, है ना। अर्जन क्या? उपकरण की व्याकरण, भाषा अर्जन होगा, भाषा के साथ अर्जन और सार्वभौमिक के साथ में व्याकरण। अंतिम प्रश्न है और समाप्त होने की कगार पर है। बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि को कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो उत्तर आपका हो जाएगा विस्तृत पठन। हाँ, नहीं अवकाश नहीं, हमारी बात सुन लीजिए फिर से ताकि आप लोग गलती नहीं। होमवर्क कहते हैं इसको। गृह कार्य लिखा हुआ है ऊपर, तो गृह कार्य को कहते हैं होमवर्क। होमवर्क में कभी भी दुनिया पलटेगा लेकिन आंसर नहीं, विस्तृत होता है, उसको विस्तार हो जाता है। आप यहाँ पढ़ लिए, यही चीज हम घर पे दे दिए, थोड़ा विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? वही बात हुआ। तो गृह कार्य के आंसर में कभी भी विस्तार हो जाएगा। सही, आज क्लास यहीं खत्म हुआ।